Hello everyone. Today we will start topic Biot-Savart law. This topic is very important because this law gives the strength of magnetic field and source of magnetic field. So in previous lecture we discussed that magnetic field का source क्या होगा. Magnetic field is produced by moving charge. एंड मूविंग चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. जब एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है देन दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर. सो वी कैन से दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और we can say this is triple C, current carrying conductor, is a source of magnetic field. कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमें चाहिए, या फिर एक मूविंग चार्ज क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड दैट कंडक्टर. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो मूविंग चार्ज है वो कैसे बिहेव करेगा, स्टेशनरी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है. सो नाउ दिस बायोट-सेवर्ट लॉ इन्होंने इम्प्रेस हुए ये कूलम्ब्स लॉ से. जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि एक जो चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड around it, and this electric field is q upon 4 pi epsilon naught r square. हम देखते थे कि r डिस्टेंस पे दिस q का जो फील्ड बना है वो कितना बना, एंड दैट गिव द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे ही यहाँ पर जो करंट मूव करता है कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे मेन चीज क्या है? करंट. जो करंट बह रहा है कंडक्टर के अंदर उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया. तो दिस करंट आई डिस्टेंस r पर हमें क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा. तो बायोट-सेवर्ट लॉ इंप्रेस हुए बाय कूलम्ब्स लॉ, और उन्होंने चार्ज की जगह क्या रखा? करंट, एंड डिस्टेंस एट r. तो दोनों ही लॉ किस पे बेस्ड हुए? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे. अब इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे हम करंट की बात करते हैं and this current is flowing in this conductor. I current इसके अंदर फ्लो करता है. तो करंट किसके अंदर फ्लो कर रहा है? कंडक्टर के अंदर. एंड कंडक्टर में कोई स्पेसिफिक लेंथ होगी. जब भी हम बात करते हैं करंट की तो हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए. तो उन्होंने देखा कि I बाय आर स्क्वेयर अगर वो लेते हैं और इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो वो जो रिजल्ट है वो करेक्ट नहीं आता. दैट मीन्स कि सम पैरामीटर्स और इंक्लूड करने होंगे. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी भी लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ हमने एल ली, से एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, तो इस लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी. That means to calculate the magnetic field strength, we have to see this current flowing in this conductor. That give you the intensity of magnetic field at point P. फिर से समझिए, अगर हमें देखना है कि I करंट ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, बिकॉज फिजिक्स में हमें मेजरमेंट करनी है कि इतना करंट हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है. जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे कि जो Q चार्ज है या फिर पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो उसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया. सिमिलरली हमें देखना है कि यहाँ पर जो करंट I फ्लो कर रहा है वो P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. फॉर दैट उन्होंने देखा कि ये जो L है, यहाँ पर जो लेंथ है, ये इफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को. अगर हम इस लेंथ को ऐसे रखते हैं, इस कंडक्टर को ऐसे रखते हैं और P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर मैं इसको टिल्ट करती हूँ, ऐसे रखती हूँ, ऐसे रखती हूँ, तो जो ये वैल्यू है एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो चेंज होती है. इसका मतलब यहाँ पर लेंथ का रोल है. तो इस लेंथ को, अब ये कंप्लीट लेंथ हमने एल ली, अगर हमें देखना है कि वो स्मॉलेस्ट सोर्स मैग्नेटिक फील्ड का
जो यहाँ पर P पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट कैरिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमें यहाँ पे वो क्या देखनी है, स्मॉलेस्ट लेंथ देखनी है कि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी वो यहाँ इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें लेंथ का कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज वहाँ पर पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जब आप करंट की बात करेंगे तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स चाहिए बिकॉज चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब इफ अगर यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो वो क्या हो रहे हैं, किसी लेंथ में फ्लो कर रहे हैं। अगर वो किसी लेंथ में फ्लो कर रहे हैं एटलीस्ट हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए जो लेंथ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो स्मॉलेस्ट सोर्स यहाँ पर जो प्रोड्यूस करता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय DL। ठीक है, कितनी छोटी लेंथ आप ले सकते हैं, 0 नहीं हो सकती। तो हम जब छोटी की फिजिक्स में जब छोटी लेंथ या फिर छोटी क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वी कंसिडर बाय DL और DS, हम वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं। अब ये इतना स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा दैट इज अप्रोचिंग टू 0, 0 नहीं है लेकिन किसको अप्रोच करेगा, 0 को। दैट्स व्हाई वी कंसिडर हियर DL मींस लेंथ का स्मॉलेस्ट पार्ट। तो दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ इन करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज अप्रोचिंग टू 0, जो किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, बट नॉट 0, एंड दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, and this current element is represented by DL. Clear this point? हमें क्या देखना है, this IDL is current element। हमने वो smallest यहाँ पर source consider किया जो P point पर magnetic field produce करेगा। If this is DL तो due to this current element यहाँ पर magnetic field कितना होगा, DB। तो ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल यहाँ पर सेगमेंट्स होंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कंप्लीट लेंथ में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है तो आप सबको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो आइडियल करंट एलिमेंट है इसका डिस्टेंस इस P पॉइंट से दिस इज पॉइंट P, तो ये स्मॉल है तो आप कहीं से भी इसका डिस्टेंस कंसिडर करिए। फॉर कैलकुलेशन हम इसको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, लेकिन जो DL होगी दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड दिस इज R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड DL एंड दिस R के बीच में दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन DL and R. Second thing, this DL is a vector quantity because यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो मैटर करेगी कि जो लेंथ आपने रखी है करंट कैरिंग कंडक्टर की वो किस मैनर में रखी है। अगर आप इसको दिस इज पॉइंट P अगर आप ऐसे रखते हैं तो थीटा की जो वैल्यू होगी DL और R में वो वेरी करेगी। अगर आप DL को ऐसे रखते हैं एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो भी यहाँ पर थीटा की वैल्यू वेरी होगी। दैट मीन्स यहाँ पर थीटा है वो वेरिएबल होगा एंड दैट थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। सो अकॉर्डिंग टू वायर्ड-सेवर्ट लॉ जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट P वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, I करंट कितना कैरी होगा, ये स्ट्रेंथ कितनी है करंट की। सेकेंड थिंग दिस DL, ये जो DL है इसके डायरेक्शन क्या है, दिस R कि आपने जो पॉइंट कंसिडर किया है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कितना दूर है इस कंडक्टर से। सो X Y is a conductor, L is length of this conductor, DL is smallest length element, IDL is current element, and theta is angle between DL and R. So these are the dependency on which magnetic field at point P depend करेगा।
Now we have XY a conductor. XY is a conductor whose length is, say, capital L. DL is smallest length element. IDL. I is scalar quantity, DL is vector quantity, and this is known as current element. P is observation point, where we have to calculate magnetic field due to current carrying conductor, CCC, current carrying conductor. So we can say that कि ये जो DL है, this is DL, this is DL, DL, XY conductor है, that is divided into small segments, and small segments में आपने इसको divide किया. Divide करने के बाद कहेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर सोर्स प्रेजेंट हैं जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर दिस पॉइंट? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि जो पॉइंट चार्ज है दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, sorry, electric field, and in this case this current element, small current element, is a source of magnetic field. Clear this point? Again, जो स्टेशनरी चार्ज है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, व्हेन चार्जेस आर मूविंग, दे आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि ये जो आई करंट इसके अंदर फ्लो करता है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा. So this is very important law, Biot-Savart law, that gives Biot-Savart law. So according to this law, dB, this dB is at point dB आप इसलिए लिखेंगे because this magnetic field due to this small current element. So that depends on directly proportional to I, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है. Directly proportional to current flowing in a conductor. सेकेंड उन्होंने क्या बताया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट ऑफ कंडक्टर. थर्ड, it is directly proportional to sin theta, where theta is angle between DL and R. And last, it is inversely proportional to square of distance. This distance inversely proportional to the square of distance between conductor and observation point. कि आप कहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं उस डिस्टेंस पे भी ये डिपेंड करेगा. इफ कंबाइन ऑल दिस फैक्टर वी हैव dB is inversely, sorry, directly proportional to IDL sin theta and inversely proportional to this. अगर आप इस proportional को eliminate करते हैं, constant is there, IDL sin theta upon R square. Now we will discuss about this K. What is this constant? This is constant of, where K is constant of proportionality. Constant of proportionality.
सो दिस लॉ इज नोन एज बायोट-सैवर्ट लॉ। इन्होंने वैसा ही एक्सप्रेशन दिया, कुछ सिमिलैरिटीज ली अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो उन्होंने लिया था, एंड इट इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय ग्रेविटेशनल लॉ, क्योंकि सभी केसेस में आप देख रहे हैं कि ये ऑबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। नाउ देखिए दिस के वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस के। वी हैव dB this k idl sin theta by r square. This k is constant and this is mu naught upon 4 pi and its value is 4 pi into, this is 10 raised to power minus 7. This is value of mu naught and this is 4 pi. After solving we have 10 raised to power minus 7. That is the value of this constant, and this mu naught is known as permeability of free space. Okay, in first chapter electrostatic we have seen that a constant there and that constant is epsilon naught. Epsilon naught is permittivity of free space. परमिटिविटी का मतलब होता है अलाउ करना। तो ये जो आपका परमिएबिलिटी या परमिटिविटी है, ये दोनों ही मीडियम के करैक्टरिस्टिक हैं, नेचर के करैक्टरिस्टिक हैं। जब भी आप देखते हैं कि ये जो सोर्स है इसने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जो क्यू चार्ज है वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सोर्स है हमने यहाँ रखा, इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जब ये प्रोड्यूस करता है अपना इफेक्ट तो कितना आता है, Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब ये मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करता है तो यहाँ पर जो इफेक्ट बना वो कितना बनता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो नेचर का करैक्टरिस्टिक है या मीडियम का करैक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर चला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं तो कितनी वो अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है एंड कितनी लाइंस को वो अलाउ करता है टू कैरी आउट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितनी लाइंस क्या होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना कैरी आउट हुआ। सो दिस फैक्टर 1/4 पाई दैट गिव एब्जॉर्बिंग फैक्टर, एंड 4 पाई हम क्यों लेते हैं, बिकॉज हम ये देखना है कि अराउंड द सराउंडिंग जब ये अपना फील्ड क्रिएट करता है तो वो क्या करता है, सराउंडिंग में करता है, और हम वहां पर लेते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कितना बना, 4 पाई। अब एक लाइन का अगर आपको देखना है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4 पाई। दिस 1/4 पाई गिव्स एब्जॉर्बिंग एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कि जब ये सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड चला और जिस पॉइंट पे आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, से पॉइंट पी, तो वहां पर कितना आपको इफेक्ट मिलता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस मीडियम के अंदर सोर्स को प्लेस किया है और किस पॉइंट पर आपको उसका इफेक्ट चाहिए। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि दो मासेस के बीच में क्या मीडियम है, वहां पर जो फील्ड की वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर डिपेंड ऑन मीडियम, कि मीडियम आपने क्या रखा है। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या देखना है, परमिएबिलिटी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करके दिखाना है, तो यहाँ पर हम देते थे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, यहाँ हम लेते हैं परमिएबिलिटी। दोनों ही क्या है, करैक्टरिस्टिक है, मीडियम के करैक्टरिस्टिक हैं। वो हमें किसके बारे में बताते हैं, टेल्स अबाउट, कि इंफॉर्मेशन हमें देते हैं कि जब सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो कितना कैरी आउट हुआ या आगे उसको जाने के लिए कितना नेचर ने अलाउ किया। So that is permeability of free space and that is the value for this one. So in this case we have K value this much, put the value dB equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. So that give complete formula Biot-Savart law.
दिस क्लियर म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मीडियम आप वेरी करते हैं, कोई मटेरियल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोपगेशन है वो डिफरेंट होती जाएगी। एंड इन स्केलर फॉर्म इफ रिप्रेजेंट दिस इज स्केलर फॉर्म। जब हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड, बिकॉज बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमें दो चीजें निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड जब आपको निकालना है dB, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट इज द स्केलर फॉर्म। बट जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। एंड वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे dB, that is constant, I is scalar, dl cross r, and here that is r cube. That is vector form of Biot-Savart law. Now, in order to calculate direction here, this is dl cross r. आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं कि dl cross r means जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, then third quantity also है vector quantity. In this case, dl direction is that is because जो करंट फ्लो करेगा वो आप डायरेक्शन शो करेंगे कंडक्टर के अंदर, and that is the direction for this r vector, displacement vector. So in this case, we use right hand palm rule to calculate direction of magnetic field at point P. This is dB. So direction of dB by using right hand palm rule. ओके, अब आपको क्या यूज करना है इसमें? राइट हैंड palm, दिस इज योर palm. सो इसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट जो थंब है आपका उसको आप प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आपको वहां पे क्या रखना है? अपना थंब. एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? P. तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या करनी है? अपनी फिंगर्स लाइक दिस. अब जो इसका पाम का आपका नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल की तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. अब ये जो नॉर्मल है पाम का वो दो वे से हो सकता है. ये भी नॉर्मल है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल पाम, और ये भी नॉर्मल है. अब आपको किस साइड से लेना है? जो ये अंदर वाली साइड है पाम की, इसका जो नॉर्मल होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ इन दिस कंडीशन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप ऐसे रखेंगे एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉर्मल टू दिस मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर दिस पॉइंट? कैसे आपको रखना है? राइट हैंड यूज करेंगे, जो थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट. फिंगर्स आपको किस तरफ पॉइंट करनी है? जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? P पॉइंट पर. अब जो ये पाम है कहाँ? अंदर की तरफ. एंड नॉर्मल टू दिस कहाँ आ रहा है? इनटू द बोर्ड, और आप लिखेंगे इनटू द पेज, जो पेज आप ड्रॉ करेंगे. तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर क्रॉस. इस क्रॉस का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स. इनवर्ड्स आएंगे या इनटू द पेज. दिस क्रॉस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, नॉर्मल into page. Clear this point? हमें यहाँ पे कन्वेंशन के लिए ये सिंबल यहाँ पर यूज करना है क्रॉस. तो जब भी यहाँ पे क्रॉस अगर लगा होगा P पॉइंट पर, दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन है ये कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड्स है.
Okay, if I take direction of this current like this, now again use what, this right hand. अब डायरेक्शन कैसे होगी, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स किस तरफ है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड पाम का जो नॉर्मल है दैट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कहां पर आएगी ये डायरेक्शन, बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ है तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉट, एंड दिस डॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स या आउट ऑफ पेज। तो ये आप लैंग्वेज यूज करेंगे, नॉर्मल इनवर्ड्स या फिर नॉर्मल आउटवर्ड्स, इनटू पेज या आउट ऑफ पेज। इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज आप यूज करेंगे, नॉर्मल, आउटवर्ड्स या आउट ऑफ पेज। इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखिए बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, point out the fingers towards the observation point, then normal to the palm give you the direction of magnetic field. If this normal kahan hai, inwards, represent this direction by using cross, and if direction of magnetic field normal outwards, then represent direction by using this dot. So that is the Biot-Savart law. Magnitude of this magnetic field at point P and direction of magnetic field by using right hand palm rule. Okay, one more thing here, ये जो क्रॉस आपने यूज किया dl क्रॉस r, अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, अगर ये I है, I कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ dl, अगर ये जो डायरेक्शन है dl की, इफ dl डायरेक्शन इन x डायरेक्शन, एंड x डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय I कैप, एंड से दिस r, जो r डायरेक्शन है वो y की तरफ है, एंड y को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, j कैप, एंड I क्रॉस j क्या देता है आपको, I क्रॉस j इक्वल टू k कैप। मतलब जिस प्लेन में dl और r होंगे, dl एंड r होंगे, एंड डायरेक्शन जब ये दोनों क्रॉस होंगे तो किसके डायरेक्शन दे रहे हैं, k कैप मतलब db, दोनों क्रॉस करके dl और r क्रॉस करके क्या दे रहे हैं आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये I में है, I कैप, दिस इज j कैप, देन दैट शुड बी इन k कैप डायरेक्शन। सो ये भी आपको क्या बता रहा है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट से देखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगी, नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग dl एंड r, दोनों के नॉर्मल आएगी। और पाम रूल भी क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आई है, नॉर्मल आई है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग dl एंड r, कि जिस प्लेन में dl और r हैं उसके नॉर्मल जो प्लेन होगा उस प्लेन के नॉर्मल क्या आएगी, आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग Biot-Savart लॉ। नाउ यूनिट्स फॉर म्यू नॉट dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो हम यूज करते हैं टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों आप यूनिट्स यूज कर सकते हैं, आइदर टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ दिस वन। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे दिस म्यू नॉट dB and this is r square IDL sin theta. Units, this is constant, Tesla, r square meter square, and here
current का unit ampere and this is meter. So after solving we have Tesla, meter and this per ampere. So units for mu naught is Tesla, meter per ampere. From here if we want to define 1 Tesla, तो 1 Tesla आप कैसे define करेंगे? mu naught and 4 pi, this is constant value. अगर हम पुट करते हैं I को 1 एम्पियर करंट, DL is 1 मीटर, जो आपने करंट एलिमेंट लिया दैट इज 1 मीटर, साइन थीटा, if I take theta is equal to 90 degree then sin theta is equal to 1 r square, r को भी आपने क्या लिया 1 मीटर लिया. If I put all this value in this formula I have mu naught upon 4 pi. Clear? And value for mu naught हमने देखा था इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 4 pi into 10 raised to power minus 7 and this is 4 pi. Again dB is equal to 10 raised to power minus 7 and dB की वैल्यू क्या होती है, वो टेस्ला. तो इसको हम क्या लिखेंगे, इफ आई राइट दिस 1 टेस्ला, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी ली 1 टेस्ला, तो ये कितना हुआ 10 raised to power minus 7. तो we can define 1 Tesla is 10 raised to 7 times the magnetic field, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना टाइम्स हुआ 10 raised to power 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड जो किसने प्रोड्यूस किया, एक कंडक्टिंग वायर जिसकी हमने लेंथ कितनी ली, उस लेंथ ली हमने 1 मीटर एंड कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर एट ए डिस्टेंस ऑफ, एंड आर कितना लिया 1 मीटर फ्रॉम इट एंड परपेंडिकुलर टू इट. परपेंडिकुलर का मतलब जो आपने थीटा लिया वो कितना लिया 90 डिग्री. दैट मीन्स आपने जो लेंथ ली है, दिस इज लेंथ एंड दिस थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज आर. इट इज 1 मीटर, this DL is also 1 meter and current flowing is 1 ampere current. Then जो magnetic field produce होगा at this point P, that कितना होगा 10 raised to power 7 times. तो 1 Tesla को हम ऐसे define करेंगे, 1 Tesla is 10 raised to power 7 times the magnetic field which is produced by taking all these factors and we have this value. So we can calculate also dimensions for this. ठीक है, this is your homework. आप अपना dimensions निकालिए mu naught के लिए. Now we have seen Biot-Savart law and Coulomb's law both. Then electric field and magnetic field both has some similarities and also some dissimilarities. तो दोनों में differences क्या हैं and दोनों में जो similarities हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं. तो firstly हम देखते हैं similarities क्या क्या होंगी. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इफ आई टेक वेरी स्मॉल चार्ज dq, ये जो dq होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना प्रोड्यूस करेगा, ये dE एंड दिस इज वैल्यू. एंड इफ आई टेक मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कांस्टेंट फॉर mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. तो ये दोनों के फॉर्मूला है. यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज और यहाँ पे हमने कंसीडर किया स्मॉल करंट एलिमेंट जिसने प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड. दोनों ही मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे देखे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की. यहाँ पर जो सोर्स है वो कौन काम करता है, दिस पॉइंट चार्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स चार्ज का काम कौन करता है, करंट एलिमेंट. तो फर्स्ट पॉइंट है जो दोनों में सिमिलर है दैट इज दिस आर स्क्वायर, कि दोनों हैं, दोनों फील्ड किसको ओबे करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को. बोथ फील्ड्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. सेकेंड थिंग,
both fields are long range forces. ठीक है, लॉन्ग फोर्स रेंजेस क्यों है? बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर ये जो डिपेंडेंसी है आर पर, अगर ये पावर या फैक्टर होती आर क्यूब, R5 या R6 या ज्यादा वैल्यू होती, तो जो फील्ड का जो फोर्स है वो जल्दी ही रैपिडली फॉल करता. लेकिन अगर ये आर स्क्वायर है, दैट मीन्स कि जो इन्फ्लुएंस है इस फील्ड का वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अप टू लॉन्ग रेंज. That's why both fields are known as long range forces. Third, both fields follow superposition principle. We have already discussed superposition principle in electrostatics. कि superposition में हम क्या करते हैं, different हम ड्यू टू एलिमेंट्स या चार्जेस हम फोर्स निकालते हैं, देन सबका हम वेक्टर सम करते हैं. सेम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं एंड देन उन सबका वेक्टर सम करते हैं. सिमिलर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बोथ फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो दीज आर द सिमिलैरिटीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड. अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की. यार डिसिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट जब हम डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट बात आती है सोर्स की. जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंट चार्ज and this charge is scalar quantity. And in case of electric field हमें लेंथ का कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंथ क्या है, बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है जब हम किसकी बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं. तो इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड source is current element, ideal, and this is which is a vector quantity. ये फर्स्ट डिफरेंस आया जब हम सोर्स की बात करते हैं. यहाँ पर सोर्स है एक चार्ज और यहाँ सोर्स है एक करंट एलिमेंट, और वो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी. सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं. यहाँ पर देखिए किसी भी थीटा की बात नहीं हुई है. अगर आपका चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, तो किस एंगल पे रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आर, वो हमें नहीं देखना. लेकिन यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, थीटा पर. तो इसमें हम लिखेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो डिपेंडेंसी ऑन थीटा, बट इन magnetic field it depends on theta between DL and R. कि DL और R में क्या एंगल है उस पर वैल्यू डिपेंड करेगी. थर्ड डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने देखा कि म्यू नॉट है वैल्यू एंड हियर वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट. दोनों का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफरेंट है और दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, मीडियम पे डिपेंड करते हैं. तो बोथ आर अफेक्टेड बाय, both fields are affected by medium, but values are different, and in which matter they are affected, this thing also different. यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर वैल्यू है म्यू नॉट. दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड हियर म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो दोनों ही मीडियम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कैसे इफेक्ट होंगे, उनका जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा दोनों ही केसेस में. सो दीज आर द डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. फोर्थ पॉइंट,
हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे देखा था हमने, ये थीटा पे डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन के मैनर में। यहाँ पे जब हम डायरेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट पी आर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी दैट इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग displacement vector R, but in case of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में करंट I ऐसे है, दैट इज पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ पर डायरेक्शन आई वो कैसे आई, से R ऐसे है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इसके नॉर्मल, तो नॉर्मल है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ B इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके नॉर्मल आएंगे। So these are similarity and dissimilarities between electric field and magnetic field. हमने देखा कि म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, दोनों डिपेंड करते हैं कि जो मीडियम है वो कैसे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जैसे प्रोपगेट करते हैं तो किस मीडियम में उनको प्लेस किया है तो वो उसको अफेक्ट करता है। तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो एज वी नो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दैट मीन्स व्हेन लाइट प्रोपगेट तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होते हैं। तो हमें क्या लिंक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लेना है उसके साथ, म्यू नॉट। वो किसको बताएंगे, मीडियम को बताएंगे। तो अब जो लाइट है वो उन दोनों फील्ड को क्या करती है, कनेक्ट करती है, एक रिलेशन देती है। तो वो रिलेशन हमें स्टडी करना है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, दोनों में क्या रिलेशन होगा। ये देखा था हमने, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम in electric field and mu naught is characteristic of medium in magnetic field. Clear this point? And light is an electromagnetic wave. एंड लाइट किस स्पीड से फ्लो करती है या चलती है, ट्रैवल करती है, सी स्पीड से। तो यहाँ पर हम जब इसका कनेक्शन निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, तो हमें एक चीज और पढ़नी है, विच ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट c, and this c is constant 10 raised to power 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Now come to this point, as we know 1 by 4 pi epsilon naught value. Okay, 1 by 4 pi epsilon naught value याद है आपको या भूल गई हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। That value is 9 into 10 raised to power 9. Okay, कुछ याद आया? Now this value, अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई 9 इंटू 10 raised to power 9। ठीक है, आफ्टर दैट किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू नॉट। एंड एज वी नो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 raised to power -7। नाउ multiply mu naught and epsilon naught. We have value for mu naught is 4 pi into 10 raised to power -7 and value for I think that is 1 and this is 4 pi, right?
yes, and this is equation first, say this is equation second, यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 4 पाई एंड 4 पाई कैंसिल आउट हियर एंड दिस वैल्यू बिकम्स, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए 9 इंटू एंड दिस इज वैल्यू 10⁻, दिस इज 16. Also write this 3 into 10⁸ होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप एंड दिस वैल्यू इज c, a constant value. Therefore mu naught epsilon naught is equal to 1 by c square and that is constant value. Further we can write c is equal to under root mu naught epsilon naught, that give relation between mu naught and epsilon naught and also prove that कि जो speed of light है that consists or associated with electric field as well as with magnetic field. तो यहाँ से रिलेशन क्या है, c is equal to mu naught epsilon naught and this that is very important relation that give information about permeability and permittivity of free space and how it is linked with speed of light, that prove light is an electromagnetic wave. So that's about Biot-Savart law and connection of mu naught and epsilon naught with speed of light. In next lecture we will study about Biot-Savart law applications. Thank you.